संभाग के 9 विधानसभा और बस्तर संभाग के 12 विधानसभा कंप्लीट हो गए। बीच बीच में कुछ शासकीय कार्यक्रम, कुछ पार्टी कार्यक्रम के कारण से कुनकुरी और जसपुर के कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा। आज जसपुर विधानसभा का कार्यक्रम है। आप सबको पता है कि जिस विधानसभा में जाता हूँ 2 या 3 भेंट मुलाकात कार्यक्रम, फिर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से शाम को मुलाकात, सुबह दिन भर में जितनी भी जानकारी एकत्रित होती है तो अधिकारियों को दिशा निर्देश और उसके बाद पत्रकार वार्ता। तो लगातार जो फीडबैक ले रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी योजनाएं हम लोगों ने बनाया है वो अब धरातल में दिखाई पड़ रहा है। इस यात्रा से प्रशासनिक कसावट भी आया है। मुझे खुशी है कि किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा है। लगातार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं और कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। आपको स्मरण दिलाऊंगा कि 2017 में जहां 12 लाख किसान थे, अब 2022 में किसानों की संख्या में वृद्धि होके वो 22 लाख पहुंच गया है। कृषि रकबा जो सोसाइटियों में रजिस्टर्ड है, पहले 22 लाख हेक्टेयर था, अब 30 लाख हेक्टेयर है। किसानों की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि और कृषि के रकबा में भी 1/4 से भी अधिक की वृद्धि हुई है। ये बताता है कि किसानों में संपन्नता और उसमें आत्मविश्वास बढ़ा है। उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठान में केवल गोबर खरीदी नहीं बल्कि अन्य गतिविधियां भी, जिसमें मछली पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, सब्जी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है और अनेक प्रकार के निर्माण कार्य स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही दाल मिल भी लगा रहे हैं, हालर भी लग रहा है, तेल मिल भी लग रहा है। इससे महिलाओं के आय में वृद्धि हो रही है और उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है। तीसरी बात है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल पहले हम लोग 52 खोले थे, बाद में 70 और हुआ 121, फिर उसके बाद और डिमांड आई तो फिर वृद्धि की 171 हुआ। अभी लगातार डिमांड बढ़ ही रही है, तो अभी 76 और स्कूल शुरू किए हैं, लेकिन उसमें अब पत्थल गांव के जो स्कूल घोषित किए हैं वो भी छूटा हुआ है। अभी कुनकुरी में भी कुछ और घोषणाएं किए हैं, वो भी अभी छूटा हुआ है, तो उसके लिए और भी उसकी स्वीकृति देनी होगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों के जो रुझान है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों का काम, और खासकर जो जसपुर जो जिला है उसमें पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं और बायोडाइवर्सिटी के बहुत से आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी जो हिमालय और हिमालय की तराई में जो मिलता है वो सब चीज़ आपके जसपुर ज़िले में दिखाई पड़ता है। उन सब चीज़ों को सहेजने की ज़रूरत है। दूसरा, जितने भी वनौषधि है उसका व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण जनों को उसका लाभ हो। और तीसरा, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देकर भी, और यहाँ की जो क्लाइमेट है उसमें बहुत सारे फसलें ली जा सकती है, तो उसको ट्रेनिंग भी देने का काम, और ट्रेनिंग के साथ साथ उत्पादन के साथ साथ मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए पत्रकार है, आने दीजिए, पत्रकार है, आने दीजिए। अच्छा, उधर से बिजली की भी जो समस्या थी, इसलिए मैंने सभी स्टेशन 33/11 के सभी स्टेशन खोलने की भी मैंने घोषणा की है। कुछ तहसील की भी लिंक कोड की भी मांग थी, बाहर की भी, और हॉस्पिटल, मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र वगैरह
और सामाजिक भवनों की जो डिमांड थी उसकी मैंने घोषणा की, आप सबको जानकारी है। उसके साथ साथ हमारे संस्कृति को बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आदि संस्कृति हमारे आदिवासी भाइयों के जो जीवन शैली है, देवगुड़ी हर गांव में देखने को मिलता है, तो उसके संरक्षण के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए हर ब्लॉक में मैंने घोषणा की है। वो आंकड़े भी आप सबके पास होगा, और ताकि हमारी जो जनजाति के जो जीवन शैली है, वो हमारी जो प्राचीन शैली है वो बरकरार रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रहे। और वन अधिकार पट्टा भी हम लोगों ने दिया है, तो लगातार मिलेट मिशन में भी लोगों का आय वृद्धि करने की हमने कोशिश की है। साथ ही सड़कों की भी स्वीकृति पिछले समय हम लोगों ने जो दिया था, उसमें जसपुर में 64 कार्य, कुनकुरी में 67 कार्य, और इसमें 189 करोड़ 22 लाख के, पत्थलगाम 75 कार्य 112 करोड़ के, कुल 206 कार्य हमने स्वीकृत किए, जिसमें 417 करोड़ के, और भवन कार्य जो 18 है उसमें 20 करोड़ की राशि, और कुनकुरी, तपकरा, लवाकेरा और लैलुंगा, कोदबा, लवाकेरा मार्ग, इसको उन्नयन, और लुडेक, तपकरा, लवाकेरा मार्ग के उन्नयन, इनके भी काम संचालित हो रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि आवागमन की सुविधा हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ये हमारी कोशिश है। अभी एक और जो कल घोषणा हुई कि हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चूँकि उत्पादक राज्य है, और उत्पादक राज्य होने के कारण से जो जीएसटी कंपनसेशन 5 साल के किया गया था, ये इसी जून में वो कंपनसेशन देना भारत सरकार बंद कर देगी। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी के पत्र लिखा, वित्त मंत्री की बैठक में भी बात कही, गृह मंत्री की बैठक में बात की, पार्टी फोरम में भी मैंने उठाया था, सोनिया जी, राहुल जी को भी मैंने इस बात की थी, और जो उत्पादक राज्य हैं 15-16 राज्य के मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्राचार किया। उसमें एक अभी ये है कि उसके लिए जीएसटी कंपनसेशन के लिए जो शेष लगा रहे थे उसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब एक कदम और उसमें बचा है कि वो जो शेष की राशि भारत सरकार वसूल करेगी, उसके लिए राज्यों को उसी प्रकार से कंपनसेशन देगी जो पिछले 5 साल से देती आ रही है। इसका निर्देश या निर्णय नहीं हुआ है। यदि ये निर्णय हो जाता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगभग हर साल हमको 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, उसकी भरपाई हो सकती है। फिर से मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वो जो आपने जीएसटी का शेष तो 5 साल के लिए बढ़ा दिया, 2022 से 2026 4 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन राज्यों को उसकी पूर्ति की जाएगी, ये आदेश नहीं निकला है। तो ये आदेश के हम अपेक्षा भारत सरकार से करते हैं। आपकी तरफ से कुछ सवाल है? सर, एक बहुत बड़ी मांग अभी उठ रही है डीलिस्टिंग, जी, जो जशपुर से उठी है फिलहाल जी अभी के सत्र में, और ये पूरे देश में एक अलग ही रंग पैदा कर रही है। और जो आदिवासी वर्ग है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, इनके बीच में कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच विरोध पैदा हो रहा है। जी, क्या मानते हैं आप? इसको मांग कौन कर रहा है ये भी बता दें थोड़ा। ये किसके द्वारा हो रहा है, इसके पीछे संगठन कौन है? ये मांग सबसे पहले सर कार्तिक उरांव से सांसद कांग्रेस की, और उसके बाद उनकी मांग को ये जनजाति सुरक्षा मंच अभी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी, तो पुरानी बात होगी। अभी कौन कर रहा है? जनजाति सुरक्षा मंच, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बीजेपी के अनुसार बीजेपी केंद्र। देखिए, ये धारा 143 के तहत यदि डीलिस्टिंग करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान संशोधन भारत सरकार के द्वारा ही हो सकता है। तो ये यदि भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है तो यहाँ लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। उसको सीधा अपने सांसदों से, अपने मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री हम सब के हैं, देश के प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए, न कि जसपुर में आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, सांसद भी उन्हीं के हैं, उनके माध्यम से लोकसभा में क्यों नहीं उठाते? और यदि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को स्वीकार करती है तो फिर उन राज्यों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, जहां बड़ी संख्या में
आदिवासी कन्वर्टेड हुए क्रिश्चियन में और उसके सरकारें भी हैं, तो वहाँ वो लागू क्यों नहीं कर देते? लेकिन मैं जो कह रहा हूँ एक राजनीतिक भाषा हो सकती है, लेकिन यदि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो फिर संविधान में संशोधन भारत सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकारें नहीं कर सकती। और ये अभी ये करके ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहा है। तो यदि संविधान में क्या व्यवस्था है कि आदिवासी विशेष दर्जा भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, और अनुसूचित जाति को भी लाभ मिल रहा है आरक्षण का, जनजाति भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन अनुसूचित जाति के लोग यदि धर्मांतरण करते हैं, दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं, तो फिर उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आदिवासी यदि किसी धर्म को स्वीकार करते हैं तब भी आरक्षण का लाभ उसको मिलता रहेगा। ये व्यवस्था संविधान में है और इसको बदल कोई सकता है, तो लोकसभा में बदला जा सकता है, भारत सरकार बदल सकता है। तो मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा, यहाँ से शांति भंग करने की कोशिश न करें, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा। और यदि आप चाहते हैं तो संविधान में संशोधन कराना चाहते, सरकार आपकी है, आप करवाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि ये क्लास हटता है तो यदि वो आदिवासी किसी भी धर्म को अपनाता है तब भी वो नुकसान रहेगा, क्योंकि आदिवासी वो किसी धर्म के श्रेणी में रखा नहीं गया, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न सिख है, न बौद्ध है, न वो पारसी है, वो किसी धर्म में नहीं आता, इसलिए उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया और वो फिर किसी धर्म को अपनाए तब भी आरक्षण मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था है। अब आदिवासी यदि किसी धर्म को अपनाया और डीलिस्टिंग करे तो जो केवल क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं उसी भर की डीलिस्टिंग होगी, ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरे धर्म भी अपनाएंगे, सिख बनता है, ईसाई बनता है, मुसलमान बनता है, हिंदू बनता है, पारसी बनता है, तब भी वो स्थिति आएगी। यदि चेंज करना है तो भारत सरकार चेंज करेगी, राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, इस प्रकार के शांति प्रिय प्रदेश में इस प्रकार के उत्तेजना फैलाने का काम न करें। और कोई क्वेश्चन? सर, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आप बोले थे कि हम कानून लाएंगे, हाँ, वो रिपोर्ट कमेटी बनी थी, अब रिपोर्ट सबमिट होगा तो फिर उसमें कैबिनेट में आएगा, विचार करेंगे, कैबिनेट में आएगा, फिर विधानसभा बन जाएगा। 2 साल तो कोरोना निकल गया, 1 साल चुनाव निकल गया, एक 6 महीने हम लोग ठीक से काम करने का मौका मिला है। आप सब जानते हैं परिस्थिति क्या बनी। सर जो सारी घोषणाएं जो हो रही हैं लगातार, ये घोषणाएं कब तक पूरी हो जाएंगी? बहुत जल्दी होगी। अब देख लीजिए, जितना भी हमने घोषणा किया है वो धरातल में दिखना शुरू हुआ है। अभी जब जा रहे हैं तो हम लोग उसको फिर उसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी इन सबका निर्माण कार्य और स्वीकृति प्रदान हो जाएगा। सर, महाराष्ट्र में अभी घमासान मचे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असहमति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दूसरे राजनीतिक दल की यदि सरकारें हैं तो वो किसी भी प्रकार के वो गिराना चाहते हैं और उसके लिए सेंट्रल एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, डीआरआई हो, जितनी भी एजेंसियां हैं सबका वो दुरुपयोग कर रहे हैं और उसमें दबाव में किसी को लालच देके, किसी को डरा धमका के इस प्रकार से कृत्य लगातार किया जा रहा है गैर भाजपा शासित राज्यों में। आज 8 साल हो गए केंद्र में एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार बने, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई केस हो तो बता दो। जितना केस बन रहा है वो केवल विपक्ष के नेताओं या विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वही हो रही है। सर, अग्निवीरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर तो देखिए, ये तो देश के सीमाओं के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सेना जो पूरे दुनिया में भारतीय सेना की अपनी धाक है, उसके साथ खिलवाड़ है। तीसरा, नौजवान जो हमारे जो इस उम्मीद में है कि हमको शासकीय नौकरी मिलेगी, हम भारतीय सेना में जाएंगे, देश सेवा करेंगे और उसके साथ साथ परिवार की भी सुरक्षा मिलेगी। 35-36 साल बाद जब वहाँ से सेना से लौटेंगे तो उसको पेंशन मिलेगा। वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। 6 महीने में तो वो मार्च पास्ट भी बराबर सीख नहीं पाएगा, सेना की वर्दी पहनना सीख नहीं पाएगा और उसको आप सीधा से फील्ड में उतार देंगे।
3.5 साल बाद रिटायर हो जाएगा। लोग तो 60 साल में रिटायर होते हैं तो दादा पोता दादा नाना सब बन जाता है। अब ये भूतपूर्व सैनिक शादी करेंगे, 21 साल 17 साल के नौजवान सेना में भर्ती होता है, 4 साल बाद आएगा तो भूतपूर्व सैनिक का कार्ड छपेगा आपके पास। दूसरी बात ये है कि मैंने कल जितनी सभाएं हुई तो किसी ने डॉक्टर की मांग की, किसी ने मास्टर की मांग की, तो मैंने पूछा क्या शिक्षावीर भेज दें या चिकित्सावीर भेज दें? उन्होंने कहा नहीं, पूरा चिकित्सक भेजिए। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो 4 साल की जो नौकरी है उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये आप लगातार शासकीय जितने भी रेलवे में हो, चाहे सेना में हो, चाहे केंद्रीय जितने कार्यालय 26 लाख पद खाली हैं। अभी उन्होंने IAS अधिकारियों में शुरू किया, उसमें आप सीधा ला रहे हैं किसको? कारपेट हाउस से। कोई आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, सीधा उसको भर रहे हैं। अभी खट्टर जी बयान दिए कि हम जो अग्निवीर आएंगे सबको हम शासकीय सेवा में रखेंगे। तो सबसे पहली सवाल यह है कि भूतपूर्व सैनिकों को आज तक कितना रखें? 2% से अधिक अभी तक के भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी नहीं मिली। तो ये 100% रखने की बात कर रहे हैं। 100% रखेंगे मतलब इसका मतलब आरक्षण का पालन आप नहीं करेंगे, क्योंकि सेना में आरक्षण नहीं है। लेकिन राज्यों के या केंद्र के और दूसरे विभागों में आरक्षण है। तो आप यदि ऐसा कर रहे हैं मतलब आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तो आरक्षण लगातार खत्म किया जा रहा है। चाहे वो IAS की भर्ती करें तब, चाहे जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, रेलवे है, एयरपोर्ट है और तुम्हारे बंदरगाह है, सबको निजी हाथ में भेज रहे हैं, दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये कि शासकीय नौकरी खत्म होते जा रहा है। और खत्म होते जा रहा है इसका मतलब ये कि ST SC OBC जो आरक्षण मिलता था वो समाप्त होते जा रहा है। तो आरक्षण को लगातार ये खत्म कर रहा है। और अग्निवीर तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। 4 साल बाद उस जवान की जिंदगी क्या होगा और सीमाओं का क्या होगा? कुछ लोग दूसरे देश के उदाहरण देते हैं, रूस का उदाहरण देते हैं, इजराइल को उदाहरण देते हैं। इजराइल की जनसंख्या कितनी है? 80 लाख की जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ से भी कम की जनसंख्या है उस देश की। तो सीमा की रक्षा करना हर आदमी को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यहाँ तो 135 करोड़ की जनसंख्या है, पूरी जिंदगी भर सेना में जाना चाहते हैं, वहाँ क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? यहाँ जनसंख्या कम है, वो अपनी देश के भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति देख के निर्णय वहाँ सरकारें ली है। यहाँ ऐसी क्या आवश्यकता है? क्या केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं रहा सेना में भर्ती नौजवानों भर्ती करने के लिए, उसको पेंशन देने के लिए? पहले वन रैंक वन पेंशन कर रहे थे, आज नो रैंक नो पेंशन, रैंक ही नहीं है। और अधिकारियों का वो 60 साल तक नौकरी भी करेंगे, पेंशन भी पाएंगे। राजनीति में आ जाते हैं तो मंत्री भी बन जाते हैं, उसका भी पेंशन अलग मिलता है। भूतपूर्व हो गया तो 2-2 3-3 पेंशन ले रहे हैं। और नौजवानों कह रहे हैं कि आपको पेंशन की जरूरत नहीं है, आपको 60 साल की नौकरी की जरूरत नहीं है, या 35 साल जो 20 साल की नौकरी थी उसकी जरूरत नहीं है। ये तो सीधा सीधा अन्याय है। जसपुर जिले में पठारी क्षेत्रों में सेब की खेती का ट्रायल सफल हुआ है। 50 सेब के पौधे लगाए गए थे, अब पेड़ बनकर फल आ गए। अगर खेती को बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है तो पर्यटन बढ़ेगा। बिल्कुल, यदि फल उद्यान लगते हैं तो लोगों के आय में वृद्धि होगी और पर्यटन भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैं तो यही बोला कि यहाँ जो शुरुआती जो मैं आपको संबोधित कर रहा था तो उसमें बहुत यहाँ की क्लाइमेट ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, लीची भी हो रहा है, सेब भी हो रहा है, तो बहुत सारी फसलें ली जा सकती हैं। हम लोग उस दिशा में हम लोग काम करें ताकि यहाँ के लोगों के आय में वृद्धि हो सके, संपन्नता आ सके। छत्तीसगढ़ के हर जिले में 112 की सुविधा है, जसपुर जिले के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो कि 112 की सुविधा यहाँ नहीं है? पुलिस प्रशासन के उसमें जसपुर जिला को छोड़ दिया गया, 112 की सुविधा नहीं है यहाँ। मैं इसको दिखाता हूँ सर। जैसा कि भाजपा और कांग्रेस की सरकार में आपने अंतर बताया जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जिसमें जसपुर जिले में भी तीनों विधायक जो है कांग्रेस के हैं। बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद वर्तमान में हमारे जसपुर जिला में भूमाफिया सक्रिय है, वो भी भूमाफिया में अधिकांश भाजपा से जुड़े लोग हैं।
यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक साहब के तक के जमीन को भूमाफियाओं ने रजिस्ट्री करा दिया। आपके बगल में बैठे हैं। नहीं, इसे पूरी प्रज्ञा आप बता रहे हैं तो और दस्तावेज दे दीजिए, उसकी जांच कराऊंगा, जो भी हो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शासकीय करें। जमीनों में जो किसानों की संपत्ति है उसमें पहले भाजपा नेताओं ने अपने शासनकाल में जो है जो कामयाब नहीं हो पाए वो वर्तमान सरकार के समय में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप दस्तावेज दीजिए, पूरी उसकी जांच करवाऊंगा और जांच करा के समय सीमा में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्व में सर सबसे बड़ी समस्या है कि 25-25 साल से जो निचला तबका पोस्टेड है वो सर चीज़ों को डाइल्यूट करता है और वो बीजेपी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं सूची ले लेता हूँ और सूची लेके फिर उनका फिर सर आपने जो शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया है। राजस्व विभाग में एक ही चीज़ आता है कि हर गांव में मतलब एक पटवारी जाता है, एक तहसीलदार जाता है, एक आरआई जाता है, उनकी जो नामांतरण और उनकी जो एक भूमि नापने की जो पैसा जो है उनसे लिया जाता है 10,000 15,000 तक। मुझे भी लगातार जो शिकायतें मिल रही है राजस्व विभाग की, मैंने अभी अधिकारियों को निर्देश दिया, राजस्व विभाग में इस प्रकार से शिकायतें बहुत है, उसे दुरुस्त करने का आवश्यकता है। वापस आया है सर, और केंद्र सरकार ने भी आपकी तारीफ की है छत्तीसगढ़ सरकार की पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो निश्चित रूप से निसंदेह सबके सहयोग से हुआ है, जिसमें जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, रेस्क्यू टीम है, जिसमें NDRF है, SDRF है, फिर वो कटक की टीम भी आई थी, गुजरात की भी टीम आई थी, ACCL की टीम लगी हुई थी, प्राइवेट जो पार्टी जिनके पास पोपलेट वगैरह था, ड्रिल करने की मशीनें वगैरह थी, सब निजी लोगों ने भी सहयोग किया और जनप्रतिनिधियों ने, आम जनता ने, और सबसे बड़ी बात है सबकी दुआएं थी मुख्यमंत्री जी आप और समीक्षा उसके कारण से वो सुरक्षित निकला है। घर और डॉक्टरों ने अथक मेहनत की, बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, इन्फेक्शन बहुत तगड़ा था और डॉक्टरों ने बहुत अच्छा मेहनत किया और स्वस्थ होकर राहुल साहू जी का घर बचे और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम। मुख्यमंत्री जी आप समीक्षा कर रहे हैं और झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में लाहौर गोदाम में RTO ब्यूरो द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, वहाँ पर भी जिनकी नियुक्ति है वो नहीं रहकर दूसरे के द्वारा वसूली की जा रही है। मुझे जानकारी दे रहे सही पाया गया कार्रवाई होगी। सर, हाथी मानव संघर्ष के रूप में जसपुर जिला भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है, तो क्या हाथी विचरण जो क्षेत्र हैं उनका चिन्हांकन करके अगर वो किसी प्राइवेट जमीन या शासकीय जमीन है उससे एक मार्ग ऐसा बनाने की कोई योजना है जिसमें देखिए हाथी को वहाँ रोका जा सकता है? आप सब जानते हैं, चाहे जंगली जानवर जितने हैं, जो उसमें हाथी है, चाहे भालू हो, चाहे चीता हो, जितने भी जानवर यदि गांव की तरफ आते हैं, उसका मुख्य कारण है पानी की, दूसरा कारण भोजन की। यदि भोजन और पानी उसको जंगल में मिल जाए तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आबादी है वहाँ वो कम ही आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पसंद के फलदार वृक्ष लगाया जाए, वहाँ पानी की व्यवस्था की जाए। मैंने निर्देश दिया है और अभी बैठक भी लिया था वन विभाग में, तब भी ये बात की है कि फलदार वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और पानी की व्यवस्था हो। जो नरवा हमारा कार्यक्रम है उसमें बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और दूसरा फलदार वृक्ष वगैरह लगाएं ताकि जो वन्य प्राणी हैं उनकी भी भोजन की व्यवस्था हो और उसके बाद यहाँ जो ग्रामीण जन है उसके भी आर्थिक रूप से सुधार हो। सर पिछले बार आपने कहा था कि उद्योग नहीं आएंगे तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेंगे, पटियाला में आपने लोगों को कहा था, तो क्या यहाँ भी उद्योग आने की? देखिए, ये तो फैसला गांव वाले करना है, उद्योग लगे ना लगे, लेकिन यदि आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, यदि रोजगार चाहिए तो रोजगार किस प्रकार से मिलता है? रोजगार मिलेगा सरकारी नौकरी से, उसकी संख्या सीमित है और लगातार हम लोग उसको उस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा रोजगार है कृषि के क्षेत्र से, हमने उस क्षेत्र में काम लगातार कर ही रहे हैं। तीसरा हमारे पास लघु उपज है, 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया और उससे वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, उससे भी रोजगार मिल रहा है। गौठान है, उससे भी गौपालन से भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो गौठान योजना भी, गोधन न्याय योजना भी हमने लागू की। और एक ये है कि हमारे पास मिनरल्स है, तो मिनरल से जितने जो उससे संबंधित जो उद्योग लगेंगे उससे भी रोजगार मिलेगा। तो बहुत लोगों को मिला भी है, भिलाई में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर में, तो लगातार इस प्रकार से रोजगार मिले। तो जो मिनरल से उसके आधारित यदि उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। फैसला लोगों को करना है कि ग्राम सभा जब तक प्रस्ताव पारित नहीं करेगी तब तक वहाँ उद्योग नहीं लग सकता।
सर आपने कहा था बिजली बिल हाफ, और बिजली बिल अभी लोगों का 4 आ गया है, लोगों का 50-50 हज़ार बिजली बिल है। अब वो देखिए, यदि मीटर रीडिंग करने वाले यदि लेट करेंगे और समय पर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की शिकायतें आएगी। बिजली बिल हाफ के योजना करीब 40 लाख परिवारों को मिल रहा है, जिसमें 2200 करोड़ रुपये अभी तक सरकार अनुदान दे चुकी। 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा मिल रहा है। उसी प्रकार से किसानों को 3 हाउस पावर तक के 3 और 5 हाउस पावर तक के 6000 और 7500 यूनिट तक के उनको मुफ्त बिजली दी जा रही है, उसका भी लाभ मिल रहा है। सिंगल बत्ती कनेक्शन का लाभ मिल रहा है 30 यूनिट तक, उसका भी लाभ उनको दिया जा रहा है। तो लगातार योजनाएं और जहाँ विसंगति है, जहाँ विसंगति है उसको हम दूर करेंगे, मैंने निर्देश दिया है। सर मेरा एक सवाल था, पिछले कुछ वर्षों से जिले के बेरोजगार लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं जी। पिछले कुछ वर्षों से जिले के जो बेरोजगार हैं वो नौकरी लगने के नाम पे लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं। अभी लगभग 2 साल पहले की बात है, फर्जी नियुक्ति मामले में एसी ट्राइबल जो है संतोष महाने के खिलाफ में बेरोजगार यहाँ पे ये आरोप लगाए थे कि उनके फर्जी साइन से उनको आदेश नियुक्ति आदेश दिया गया, और जब वो ज्वाइन करने के लिए गए तो अभी वर्तमान में जो एसी साहब उनका बोलना था कि ये मतलब हमारे यहाँ से पैसा वैकेंसी नहीं निकला है। और उसके बाद में कलेक्टर साहब विकेश अग्रवाल जो हमारे कलेक्टर, उन्होंने मतलब 22 जनवरी 2022 को मतलब अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई। बड़ा लंबा प्रश्न है यार। सर आज तक उनका कार्रवाई नहीं हुई सर, 6 महीना 5 महीना ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई नहीं हुई सर, बिल्कुल, जो दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जसपुर जिले में मां कुड़िया रानी एक दर्शनीय स्थल है और पर्यटक स्थल के रूप में भी देखा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं कई राज्यों के दर्शनार्थी वहां आते हैं। सर वहां बिजली और सड़क की समस्या है, ठीक है, वो बन सकती है? देखिए बिल्कुल क्यों नहीं बनना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ को पिछले 15 साल में नक्सलगढ़ बना कर रखे थे। या तो छत्तीसगढ़ खदान के नाम से जाना जाता था, यहाँ लोहा खदान है, कोयला खदान है, बॉक्साइट का है, डोलोमाइट का है, इसके खदान है, इसके नाम से जाना जाता था, या फिर नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। हमने ये परिवर्तित करने की कोशिश की और देश में और दुनिया में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। और उस दिशा में हम लोगों ने जहाँ किसानी के क्षेत्र में जो काम किया, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में काम किया, लघु वनोपज के क्षेत्र में काम किया, तो लोगों का अब दृष्टि बदली। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो हमारी संस्कृति है छत्तीसगढ़ की। यहाँ 31% हमारे जनजाति के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार की जनजाति यहाँ निवास करते हैं। सरगुजा में ही अलग अलग प्रकार की जनजाति है। बस्तर में जाए तो अलग अलग प्रकार की जनजाति मिलेंगे। उनके रहन सहन, खान पान, बोली सब अलग अलग, उसकी जीवन शैली अलग है और उसके नृत्य है, गीत है, संगीत है, वो अलग अलग महीनों में, अलग अलग त्योहारों में अलग अलग प्रकार के सब गीत संगीत नृत्य का समायोजन वो लोग करते हैं। तो और यहाँ भित्ति चित्र भी है। तो और यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हमारे बहुत प्राचीन, चाहे वो राम और पर्यटन पर्वत की बात करें, कौशल्या माता के मंदिर की बात करें, हमारे देवगुड़ी, हमारे उसको सहेजने की बात है, आदिवासी संस्कृति, और इसीलिए हमने विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी भी दी है और साथ ही साथ राष्ट्रीय नृत्य आदिवासी नृत्य महोत्सव भी किया, साहित्य का भी आयोजन किया आदिवासियों का। तो इस प्रकार से जितने भी पर्यटन स्थल है उसको भी हमने बढ़ावा देने का काम किया है। तो उसमें जो आप मांग कर रहे हैं निश्चित रूप से वहाँ बिजली भी और वहाँ सड़क की व्यवस्था की जाए, ताकि पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को जो वहाँ जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछली बार आपका भाजपा नक्सलगढ़ बनाकर रखी थी 15 सालों से, लेकिन भाजपा का उल्टा कहना है कि आप नक्सलवाद प्रदेश से आप आते हैं, उसको भाजपा भी इशू बना रही थी। देखिए ये वो तो तिल का ताड़ बनाना चाहते हैं। मैं दिल्ली में था, AICC को उन्होंने सील करके रखा था, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय को सील करके रखे थे, अघोषित रूप से आपातकाल लगा कर रखे थे। हम जा नहीं सकते, हमारे स्टाफ नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस बेरर नहीं जा रहे हैं, पार्टी पदाधिकारी नहीं जा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं जा पा रहे। और उसके बाद हम निकले तो गिरफ्तार कर लिए। हमारे जो लोकसभा के जो हमारे नेता है उसको, अधीर रंजन चौधरी को, साथ ही वेणुगोपाल जो हमारे संगठन महामंत्री है उसको गिरफ्तार करके 30-40 किलोमीटर दूर थाने में बिठा कर रखे थे, अरेस्टिंग दिखा भी नहीं रहे थे। मैं उससे मिलने जा रहा था
और मेरे स्कार्ट करके कौन ले जा रहा था? दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस जाकर 12 किलोमीटर बाद अपोलो हॉस्पिटल के बाद मुझे रोक दी, 20 सड़क पे रोक दी। भीड़ के बीच में हूं मैं और मैं 1 घंटे से वहां हूं। मुझे क्यों रोका गया बता नहीं पा रहे। मैंने कहा आपके पास कोई लिखित आदेश है तो दे दीजिए, और अभी पुलिस मुझे स्कार्ट करके ले जा रही है, मैं बिना बताए जा नहीं रहा हूँ। अब 20 सड़क में हूँ, अब कोई मुख्यमंत्री तो 20 सड़क में रोक दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते ये कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का अपमान अब जो रोका गया कि छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है, और क्या यहाँ मुझे जेड प्लस सुरक्षा नहीं दी गई है? और आम जनता मतलब वहाँ भीड़ में खड़ा कर दिए हैं, कोई भी आक्रमण कर लेता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो मैंने पुलिस को बताया कि मुझे जेड प्लस सुरक्षा मिली है, मैं उस प्रदेश से आता हूँ जहाँ नक्सल प्रभावित प्रदेश है, और उसके साथ मेरी सुरक्षा के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ मत करिए। यदि ये मैंने कहा तो गलत क्या कहा? और भारतीय जनता पार्टी शासन काल में 14 जिला था। रमन सिंह के कार्यकाल में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ती गई, और आज क्या स्थिति है? वो सिमट के रह गए। जहां जिस सुकमा जिले से शुरुआत हुए थे, अब सुकमा जिला खाली हो गया है, जगदलपुर खाली है, कोंडागांव खाली हो गया है, अब सिमट के रह गए। कुछ नारायणपुर के इलाके में, कुछ बीजापुर के इलाके में, कुछ थोड़ा बहुत सुकमा के किनारे में। इस प्रकार से वो लोग काफी पीछे हट गए। अब वो उस प्रकार की घटनाएं सुनाई नहीं देती जिस प्रकार से रमन सिंह के शासन काल में तो कैंप में हमला होता था। हमारे शासन काल में एक योजना बना के नक्सलियों के कैंप में हमला होता है, हमारे जवान बहादुरी से लड़ रहे हैं। ये अंतर आया। चलो हो गया यार, महोदय सुनिए, एक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।